ये है साउथ इंडिया। यहाँ की हिस्ट्री दुनिया की सबसे प्राचीन हिस्ट्रीज़ में से एक है। आज पूरी दुनिया में 8 करोड़ से भी ज़्यादा तमिल्स हैं, जो मोस्टली तमिलनाडु और नॉर्थ ऑफ श्रीलंका में रहते हैं। वैसे तमिल्स आर अ लिटिल बिट डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक उनकी लैंग्वेज जो एक द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली पे आधारित है, जबकि इंडिया से लेके दूर नॉर्थ में आइसलैंड तक इंडो ग्रीक लैंग्वेज से निकली भाषाएं बोली जाती हैं। मौर्यन एम्पायर के कंटेम्प्ररी यहाँ चोलास, चेरास और पांड्यास नाम की 3 बड़ी डायनेस्टी शुरू हुई। तो आइए जानते हैं कैसे ये डायनेस्टीज़ ने आज के मॉडर्न साउथ इंडिया को शेप किया। आज के मॉडर्न इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ 5 स्टेट्स हैं: कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, जिसके नेम का तमिल में मीनिंग है न्यू विलेज। इसे 2006 से पहले पौंडीचेरी बोला जाता था। ये पूरा रीजन एंशिएंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो आज एक समोसे की तरह दिखता है। इसके वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न साइड्स में ईस्टर्न घाट एंड केरला की साइड में मालाबार कोस्ट, साथ ही तमिलनाडु की साइड में कोरोमंडल कोस्ट है। इस पूरे रीजन में अप्रॉक्स 19 नेशनल पार्क्स, 106 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तमिल हेरिटेज को यहाँ के लोगों ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनके बिलीव्स सब 2000 सालों से भी ज़्यादा वैसे ही चलते आ रहे हैं। तमिल रिटन स्क्रिप्ट की सबसे पुरानी आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग केसगाड़ी में मिली है, जो कि आज से 2600 साल पहले की है। यहाँ पे साल 250 BCE का अशोकन रॉक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसमें उन्होंने साउथ इंडियन एम्पायर्स के बारे में लिखा है कि इनको हराया नहीं जा सकता और ये कितने महान हैं। मौर्यन एम्पायर के बाद यहाँ संगम एज की शुरुआत होती है, जिसे मेनली 3 तमिल रॉयल डायनेस्टीज़ ने रूल किया: चोला, चेरा और पांड्या। साथ में कुछ और डायनेस्टीज़ भी यहाँ पे आई, जैसे कि सातवाहन, चालुक्य और पल्लवास। इन सब के रीजन ऑफ डोमिनेंस एंड टाइम ऑफ रूल दोनों ओवरलैप होते हैं। सबसे पहले अप्रॉक्स 3rd सेंचुरी BCE में यहाँ पे चोलास का रूल था। साथ में थोड़े से कुछ रीजन में चेरास और पांड्यास भी थे, जिन पे हम बाद में आएंगे। तब चोलास की कैपिटल थी यूरियोर, जो आज के तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का हिस्सा है। वक्त के साथ इनको पल्लवास ने एंड देन पांड्यास ने रिप्लेस कर दिया। लेकिन एक बार फिर समय का पहिया घूमा और 6th सेंचुरी AD में चोला एम्पायर फिर से खड़ा हो गया और साल 985 में राजा चोला एंड उनके बेटे राजेंद्र चोला, जो कि साल 1014 में आए, इन दोनों ने मिलके एक बार फिर से चोला एम्पायर को अपने शिखर पे ला के रख दिया। इन्होंने अपने ट्रेड लिंक्स आज के श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया तक पहुंचाए। चोलास ने आर्ट्स, लिटरेचर और द्रविडियन स्टाइल टेम्पल बिल्डिंग में बहुत ध्यान दिया। इवन चोलास का कंट्रीब्यूशन फॉर तमिल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बहुत ज़्यादा रहा, इसलिए चोलास के रूल को गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर भी कहा जाता है। लेकिन 13th सेंचुरी के शुरुआत में जैसे ही पांड्या डायनेस्टी राइज करने लगी, चोलास अपना वर्चस्व खोने लगे। पांड्या किंगडम भी 3rd सेंचुरी BCE में शुरू हुआ और ये सेंटर्ड था मदुरै सिटी के आसपास। इनका हिस्टोरिकल रेफरेंस भी हमको अशोक के इंस्क्रिप्शन में मिलता है। लेकिन पांड्यास का पीक आया चोलास के डिक्लाइन के बाद, जब 13th सेंचुरी AD में जत्तवर्मन सुंदरा पांड्या, जिन्होंने होसाला से कन्नौर कुप्पम का फोर्ट कैप्चर किया, और अप्रॉक्स 300 साल के राज के बाद पांड्या एम्पायर अपने डिक्लाइन की तरफ बढ़ गया।
एंड लेटर 16th सेंचुरी में विजयनगर अंपायर ने इनको अपने अंदर मिला लिया। पांड्यास का एक ज़बरदस्त ट्रेड रूट नेटवर्क था, जहां से वो रोमन से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक टेक्सटाइल, स्पाइसेस, हैंडलूम जैसी हज़ारों चीज़ों में ट्रेड करते थे। मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल एक मैग्निफिसेंट आर्ट फॉर्म है जो पांड्यास ने बनाया था। से तो साल 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई और कुछ ही सालों में उन्होंने इंडिया में ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश कर ली, जैसे कि साल 1613 में आज के सूरत गुजरात में और साल 1639 में मद्रास में। देखते ही देखते कुछ ही दशकों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने इस रीजन में 1757 तक अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर ली थी और 19वीं सेंचुरी आते आते कॉलोनियलिज्म और एक्सप्लोटेशन का दौर शुरू हो गया। ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिशनल हैंडलूम और एग्रीकल्चर सोसाइटी को मॉडर्न इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया। जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास इस्टेब्लिश किया गया, जिसके बाद इस रीजन में ट्रेड और कॉमर्स बहुत अच्छे से फैल गया। ब्रिटिशर्स 19वीं सेंचुरी में एक नए एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं, जिससे उनको इंग्लिश स्पीकिंग लेबर मिल जाए जो वाइट कॉलर जॉब कर सके। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी से काम किया, नए रोड्स बनाए, रेलवे ट्रैक्स बनाए, जिससे इनको लूट का सामान पोर्ट्स तक और वहाँ से इंग्लैंड तक जल्दी से पहुँचाया जा सके। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, नए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स खोले। एंग्लो मराठा वॉर्स की ट्रीटीज़ में फॉरेस्ट का कंट्रोल ब्रिटिशर्स को मिल गया और साथ ही साथ चंदन की लकड़ी का एक्सपोर्ट सीधा यूरोप को शुरू हो गया। जॉन सुलिवन, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर साउथ इंडिया में पोस्टेड थे, उन्होंने कहा, Our system acts very much like a sponge, drawing up all the good things from the banks of Ganges and squeezing them down on the banks of the Thames. अपनी डायनेस्टीज़ के टाइम पे इंडिया का रेवेन्यू इंडिया में ही स्पेंड होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स का सिस्टम एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करता है, जहाँ गंगा किनारे से सब अच्छा एब्जॉर्ब करके थेम्स नदी में निचोड़ दिया जाता है। इवेंचुअली इंडिया ने अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस जीत ली। आज लगभग 88% ऑफ द पॉपुलेशन इन तमिलनाडु आर हिंदूज, 6% आर क्रिश्चियंस, 5.8% आर मुस्लिम्स, बाकी के बचे आर बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जैन्स। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद केरला के पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के 6 में से 1 वॉल्ट को ओपन किया गया और उसमें से लगभग $700 बिलियन की वर्थ के ट्रेजर्स निकले, जो कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की जीडीपी का 2 गुना से भी ज़्यादा है। ये ट्रेजर्स हज़ारों सालों के चोलास, चेरास, पांड्या जैसी तमिल डायनेस्टीज़ के डोनेशन से इकट्ठा हुआ है। आज तमिल लैंग्वेज इंडिया की 6th सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 1965 से 2018 तक लैंग्वेज एक बड़ा मुद्दा रहा। Student wing of the Dravidar Kazhagam are the ones who are protesting currently in Chennai. Dravida Kazhagam in Tamil Nadu has now started to conduct protests against the Hindi imposition rule that has been going on in the state of Tamil Nadu for quite some time now. तमिलनाडु के कल्चर और उनकी पॉलिटिक्स में कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर तो कभी रेलवे एग्ज़ाम में लैंग्वेज का इशू बनता रहा। आज का तमिलनाडु एक एनवायरमेंटल इशू भी फेस कर रहा है, जिसमें वाटर स्कैरसिटी, डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तमिलनाडु के 60% ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट किया जा चुका है। अपने नेबरिंग स्टेट से कावेरी रिवर वाटर का डिस्प्यूट हो या नेबरिंग कंट्री श्रीलंका में तमिल डोमिनेंस का इशू। अभी रिसेंटली न्यू पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में हमारे पीएम ने एक सेनेगल को लोकसभा में स्थापित किया, जिसका रिलेशन पास्ट के सदर्न एम्पायर से आता है। पास्ट में ट्रांसफ़र ऑफ पावर एक सेनेगल या वॉन्ड के ट्रांसफ़र से किया जाता था,
ये प्रथा चोलास के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। 2026 में एक बार फिर से लोकसभा की सीट्स का डिलिमिटेशन का प्रोसेस होने वाला है, जिससे सदर्न स्टेट्स को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने लास्ट 3 डेकेड्स में अपनी पॉपुलेशन को बहुत कंट्रोल किया है, जबकि इसी बीच उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स में पॉपुलेशन में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई है। और इस नए अमेंडमेंट की वजह से जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको लोकसभा में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। इसमें एक्चुअली क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। That's all for today's episode of Beyond Wise. I hope you enjoyed it and learned something new. If you did, please like, share, comment and subscribe. Also hit the notification bell to stay updated on our latest videos. Thank you for watching Beyond Wise. I'm your host Shivin Khatri. See you next time.